हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड अफेयर्स। जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई रहती है और किसी भी एक चीज़ पर डिपेंडेंसी कब किसी स्टेट के लिए थ्रेट बन जाए यू नेवर नो। जिसका आपको रिसेंट एग्जांपल अभी नेपाल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है या जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो उससे देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेपाल में जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है उसको जेनजीज के प्रोटेस्ट कहा जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के बैन से ही स्टार्ट हुआ है। ये जानते हैं कि नेपाल में जो अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है उसके क्या इंटरनल और साथ ही साथ एक्सटर्नल कारण रहे। नेपाल की लोकेशन कितनी स्ट्रेटेजिक है वो उसके पोजीशन से ही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके नॉर्थ में चाइना प्रेजेंट है जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और जिसके साउथ में इंडिया प्रेजेंट है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। रिसेंटली हमने नेपाल में देखा कि वहाँ की जेनजीज, अब जेनजीज वो होते हैं जिनका जन्म 1997 मतलब 1997 से लेकर के 2012 इनके बीच में जो हुआ है, इनको हम जेनजीज कहते हैं। अब ये रातों रात नेपाल की सड़कों पर उतरते हैं और वहाँ की कैपिटल काठमांडू में जितने भी नेशनल बिल्डिंग्स है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या और भी दूसरे गवर्नमेंट के हाउसेस हो या गवर्नमेंट लीडर्स के हाउसेस हो, इन सबको आग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं। इन प्रोटेस्ट का और सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण रहा नेपाल में करप्शन के हत्ते चढ़ गया है नेपाल, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी कि वहाँ पे उन्होंने जो चाइना की मदद से एक एयरपोर्ट बनाया उसमें 1400 करोड़ का घोटाला, फिर वहाँ की कोऑपरेटिव्स उसने 7000 करोड़ का घोटाला, फिर वहाँ पे जो चाय के बागान हैं उन्होंने उसको कमर्शियलाइज करके बेच दिया, उसमें 10-15 हज़ार करोड़ का घोटाला, 1300 करोड़ का घोटाला अलग मेडिकल चीज़ों में। तो इस प्रकार के अगर घोटाले होंगे तो जनता परेशान तो होगी ही होगी। करप्शन के अगर इस पूरे घोटाले के आंकड़े को अगर हम जोड़ें तो लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ तक का अमाउंट पूरा बैठता है। अब मान के चलिए आप 1 से 1.5 लाख करोड़ तक का अगर पैसा सिर्फ ब्लैक मनी के फॉर्म में है और इसने पूरे सामानों को होल्ड करके रख दिया है, तो इन्फ्लेशन किस प्रकार का बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई का बढ़ जाना, सामानों की जो एक्चुअल दर है, जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, उसमें अचानक से ग्रोथ आ जाना, लेकिन हाथ में उतना पैसा ही नहीं होना कि आप उसको परचेज़ कर सको। क्योंकि इसका दूसरा कारण और ये भी है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाना। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब किसी के पास काम नहीं है कि वो पैसा कमा सके। अब इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यही तो वो दो सबसे बड़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर के जनता सबसे जल्दी परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो आप कुछ खरीद नहीं सकते, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपके हाथ में पैसा ही नहीं आएगा। इसी को लेकर के नेपाल में प्रोटेस्ट हुए। नेपाल की जनता अनएम्प्लॉयमेंट से बचने के लिए खुद ही अपने रास्ते बनाने लग गई। कैसे? वो इंडिया या फिर और दूसरे कंट्रीज़ में जा कर के छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं। जैसे कि इंडिया में नेपाल के बहुत मोमोज़ बहुत फेमस है और यहाँ के फास्ट फूड भी बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे ही नेपाल के और यूथ दूसरे देशों में जा कर के छोटा मोटा काम करके अपने यहाँ पे रेमिटेंसेस भेजने लग गए। प्लस वहाँ की जो आर्मी है वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रशियन की तरफ से लड़ाई करने लग गई या फिर यूक्रेन की तरफ से। मतलब कुल मिला के ये है कि उन्होंने अपना घर चलाना था किसी भी हाल में। कहानी यहाँ तक तो सब ठीक है, कहानी बढ़ती तेज वहाँ पे है जब देखा जाता है कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आपस में ही कुर्सी को चेंज किए जा रहे हैं। चाहे केपी शर्मा ओली हो, प्रचंडा हो या देउबा हो, पिछले 3-4 सालों से यही आपस में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलिशन की गवर्नमेंट बना रहे हैं या जो कुछ भी। और इनके साथ के जो लीडर हैं और उनके जो बच्चे हैं वो अपना ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे मेन रीज़न जो रहा पॉलिटिकल क्राइसिस का नेपाल में वो ये रहा कि नेपाल के जो लीडर्स के बच्चे हैं वो यूरोप, अमेरिका में जा कर के अपनी लग्जूरियस लाइफ को बिता रहे हैं और बढ़िया से सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर टिकटॉक हो। तो जब ये सब नेपाल की जनता देखने लग गई कि हम यहाँ पे भूखमरी से गुजर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं और हमारे ये नेताओं के बच्चे जो यूरोप में और यूएस में अपनी लग्जूरियस लाइफ बिता रहे हैं और साथ ही साथ इसको बढ़ चढ़कर पोस्ट भी कर रहे हैं कि देखो हम कैसे हर्मीस का बैग यूज़ करते हैं, लुई वैतौ के कपड़े पहनते हैं, रोलेक्स की वॉच पहनते हैं और जो भी कुछ महंगे महंगे ब्रांड है जिनका लगभग एक सामान आपको लाखों में ख़रीदना पड़ता है। फिर जब ये वायरल होना स्टार्ट होता है टिकटॉक में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो वहाँ की गवर्नमेंट, नेपाल की गवर्नमेंट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, टिकटॉक को छोड़ करके सभी को बैन कर देती है। अब टिकटॉक को छोड़ने का एक रीज़न तो ये बताया जाता है कि टिकटॉक चाइनीज़ ऐप है और बाकी जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप
या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सब यूएस नहीं तो रशिया के हैं। अब जैसे ही सोशल मीडिया को बैन किया जाता है नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये एक प्रकार से आग में घी का काम कर देता है कि वहाँ की जेनजी का कहना है कि भैया सोशल मीडिया सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं है, हम इसमें बहुत सारी पढ़ाई भी करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी आती है। और यहाँ तो इन्फॉर्मेशन अभी इस चीज़ का चल रहा है कि आपके ही बच्चे या फिर आप ही के लीडर्स किस प्रकार से करप्शन कर रहे हैं, कितना घोटाला हो रहा है। जब हम इन बातों को सामने लेके आ रहे हैं तो आप इन बातों पर ध्यान देने के बजाय, इनको सुधारने के बजाय आप सोशल मीडिया ही बैन कर रहे हो। जितने भी पैसे ब्लैक मार्केट में घूम रहे हैं या ब्लैक मनी के रूप में घूम रहे हैं, आप उनको हमारे ऊपर खर्चा करने के बजाय हम लोग को एम्प्लॉयमेंट दो, या फिर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। इन सब के बजाय आपने हम ही पर लगाम लगा दिया। अब नेपाल की गवर्नमेंट सब बैन कर ही रही थी तो टिकटॉक भी बैन कर देना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने टिकटॉक बैन नहीं किया तो वही उनके लिए सबसे बड़ा एक कांटा का रूप में काम किया। पूरे नेपाल की यूथ टिकटॉक पर आ गई और टिकटॉक पर उन्होंने एक डेट डिसाइड किया कि इस डेट को हमको प्रोटेस्ट कर देना है, और वैसा ही हुआ। सारी की सारी जनता, लगभग लाखों की भीड़ नेपाल के काठमांडू में पहुंचती है और वहाँ के पार्लियामेंट हो, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट हो, या और भी दूसरे जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है उन सबको कुछ आग लगा देती है। जो भी लीडर्स रहते हैं उन सबको छोड़ करके हेलीकॉप्टर से भागना पड़ता है, उनके परिवारों को नहीं छोड़ा जाता है। अब इसमें नेपाल की गवर्नमेंट, केपी ओली शर्मा की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इन यूथ पर गोली चलाने का आदेश दे देती है। तो लगभग 21 से 30 बच्चे ऑन द स्पॉट मर जाते हैं क्योंकि उनको हेड शॉट मारा जाता है। ये तो हुए सारे के सारे इंटरनल रीजंस जिसके कारण प्रोटेस्ट हुआ। अब अगर हम एक्सटर्नल रीजंस को जाएं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, तो इसमें ये पता चलता है कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वहाँ को उसकी इंटरनल जो सोशल एक प्रेशर ग्रुप है, हामे नेपाल, उन्होंने किया है। अब उसको फंडिंग यूएस की बहुत सारी एनजीओज से आ रही थी। अब उन एनजीओज के नाम है फोर्ड फाउंडेशन, फ्रीडम हाउसेस, बराबर फाउंडेशन। ये सारे यूएस के फाउंडेशंस मिल करके इसमें काम किए हैं। तो आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका यूएसए से क्या रिलेशन, यूएसए को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो यूएसए को ये फ़ायदा है कि यूएसए की कंपनीज, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, ये सारी की सारी कंपनियां काम करती हैं कहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में। तो नेपाल भी है। नेपाल में इन सब का बैन हो जाना मतलब कितना बड़ा रिवेन्यू का लॉस होगा, किसका, इन सारी कंपनियों का। और ये कोई आम बात नहीं है या नहीं एक बार की बात है। यूएसए ने हर बार ऐसा ही किया है। फिर चाहे पूरा मिडिल ईस्ट हो, पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करके रख दिया है। फिर चाहे ईरान हो, ईरान में भी यही ऑयल से रिलेटेड मैटर था कि यूएसए की कंपनी चाह रही थी कि ऑयल में उसका स्टेक हो, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। सेम यही सीरिया में हुआ, सेम यही लीबिया में। तो जिन जिन कंट्रियों ने यूएसए को सपोर्ट नहीं किया या फिर यूएसए के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं चले, उन सब कंट्रियों को यूएसए ने तबाह कर दिया, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल यूक्रेन भी देखने को हमको मिलता ही है। अब ये भारत के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चैलेंज है या फिर बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक हार भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि भारत का अब देखें तो पूरा का पूरा जो नेबरहुड है वो सारे के सारे इनस्टेबल है। 21 म्यांमार में मिलिट्री जुंटा का आ जाना, 2023 श्रीलंका का क्राइसिस, 2024 बांग्लादेश का क्राइसिस, 2021 अफगानिस्तान का क्राइसिस, और ताजिकिस्तान तो पहले से ही क्राइसिस में रहा है, और अब 2025 में नेपाल। तो एक प्रकार से इंडिया का पूरा नेबरहुड इनस्टेबल है, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर हमारे नेबर्स ही इनस्टेबल रहेंगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा, और अगर रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा तो हमारी कंट्री पर पॉपुलेशन का लोड बढ़ेगा, खाने का हो सकता है, फिर इससे एम्प्लॉयमेंट का भी खर्चा बढ़ेगा। तो सारा का सारा दिक्कत बढ़ना स्टार्ट होगा, और इसी को देख करके फॉरेन कंपनीज़ भी इन्वेस्टमेंट करने से बचती है कि जहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस है, अगर हम वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या वो सेफ़ होगा या नहीं होगा। तो ये सारे चैलेंजेस भारत के सामने भी आ रहे हैं। तो अभी नेपाल में क्या कंडीशंस है उस पे देखें तो नेपाल में मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल कर लिया है अपने ऊपर, और एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया है जिसमें पीएम बनी है सुशीला कार्की, जो कि खुद भारत से ही पढ़ी है। आज ही सुबह मैंने आर्टिकल पढ़ा कि नेपाल की यूथ वो खुद अब सड़कों पर फिर से उतर आई है, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि उन चीज़ों को साफ़ करने के लिए जिन्हें उनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट तो हमसे ज़्यादा कुछ बाहरी ताकतों ने करवाया है, तो हमारे ही देश की सामानों को अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, जिसके विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इससे ये क्लियर साबित होता है कि किसी भी देश की जनता हो
या यूथ हो या कोई भी हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके देश के सामान का लॉस हो या उसके देश कोई तहस नहस किया जाए। वो बात अलग है कि आक्रोश रहता है, सरकारों के लिए आपके मन में गुस्सा होगा, लेकिन कभी भी कोई भी जनता अपने देश के नुकसान के बारे में नहीं सोचती। साथ ही साथ वहाँ की यूथ का ये भी मैसेजिंग है कि हम जो चाह रहे थे, जो भी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था या जो भी करप्शन थे, वो अब ख़त्म हो चुका है। आपने नई एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी है, तो अब आप साथ ही साथ एक फ्रेश इलेक्शन करवाओ और ये जो भी बिल्डिंग जली है या जो भी कुछ हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका फिर से निर्माण होना चाहिए और एक फ्रेश इलेक्शन करवा करके हम अपनी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं। क्योंकि नेपाल ने इस प्रकार के पॉलिटिकल टर्मोइल और भी पहले देखे हैं, चाहे वो 2015 हो या 1990s का समय हो। उस समय भी वहाँ की यूथ ही बाद में आगे आकर के अपने देश के लिए कार्यभार को संभालती है। तो ये था हमारा पूरा नेपाल प्रोटेस्ट और यूथ क्या कर रहे हैं उससे पूरा रिलेटेड ब्रेकआउट। अब अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी तो मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए